तो अब हम शुरू करते हैं। आज का जो दूसरा हमारा टॉपिक है वो है सिटीजनशिप। सिटीजनशिप यानी कि नागरिकता, कि किस तरह से भारत के नागरिक बन सकते हैं या किस तरह से भारत की नागरिकता जा सकती है। तो सबसे पहले तो यही कंसेप्ट आता है कि ये सिटीजन है क्या। सिटीजन का कंसेप्ट हो गया कि जो भारत में लोग रह रहे हैं, जो ठीक है। भारत भारत में जो लोग रह रहे हैं उसमें दो तरह के लोग हो सकते हैं। एक जो भारत के ही हैं और दूसरे जो फॉरेनर है, जो भारत में आकर रह रहे हैं। अब भारत में आकर रह रहे हैं तो वो वहाँ पर जो है वो कौन किस तरह से लीगली भी रह सकते हैं और इलीगली भी रह सकते हैं। इलीगली भी रहते हैं और लीगली भी। और जो लीगली रहते हैं वो हमारे फ्रेंडली कंट्री से हो सकते हैं, जो वीज़ा पासपोर्ट बनाकर सब कुछ आए। और इलीगली जो एलियन कंट्री से आते हैं, और सॉरी एलियन, इनको जो है वो एलियन सिटीजन कहा जाता है। ये एक तरह से जो है वो क्या करते हैं, इन जैसा हम देखते हैं ना इंसर्जेंट एक्टिविटीज़ होती है, उसके थ्रू जो है वो ये एंटर करते हैं। ठीक है। तो इसको ठीक है। ध्यान रखना। हो गया क्लियर कि किस तरह के जो है वो नागरिक जो भारत में रहते हैं। हाँ जी। अब यहाँ पे दूसरा प्रिंसिपल अप्लाई होता है कि भारत का कोई भी दुश्मन नहीं है, ना कोई दोस्त है। दोस्त तो बहुत है लेकिन कोई दुश्मन नहीं है, क्योंकि पॉलिटी की लैंग्वेज में कोई भी परमानेंट इंटरेस्ट नहीं होते। ठीक है। और कोई भी परमानेंट एनिमी नहीं होता। हाँ, इट्स डिपेंड ऑन आर इंटरेस्ट, कि हमारे किसी के साथ किस तरह से इंटरेस्ट है, वही है। फॉर एग्जाम्पल लाइक कि अगर मान लीजिए कल को हमारी जो है वो पाकिस्तान के साथ बहुत अच्छे रिलेशन हो जाते हैं और पाकिस्तान बोलता है कि ठीक है भाई, अब क्या है, हमें ट्रेड एंड कॉमर्स और जो है वो व्यापार वगैरह वो सब कुछ एस्टेब्लिश करना है, तो कोई दुश्मन नहीं है। और अभी हम्म। भारत कहता भी नहीं है कि पाकिस्तान हमारा दुश्मन है। हाँ जी वो सर। कहते हैं कि जो टेररिज्म पाकिस्तान में है वो हमारा दुश्मन है। हाँ जी सर। तो सिटीजनशिप जो है वो पार्ट सेकंड में है हमारे संविधान के। और आर्टिकल जो है वो 5 से लेकर 11 जो है वो इससे लिंक करता है। ठीक है। तो सबसे पहले हम समझेंगे कि डिफरेंस क्या है, कि एक फॉरेनर जो भारत में रह रहा है और एक सिटीजन जो भारत का है। तो फॉरेनर को कोई वोटिंग राइट नहीं होता है, हमें वोट डालने का अधिकार है, लेकिन फॉरेनर को नहीं है। फॉर एग्जाम्पल कोई यूएसए का बंदा यहाँ पे रह रहा है तो उसको वोट डालने का अधिकार नहीं है, पहला। दूसरा, ये आर्टिकल्स याद कर लो, 15, 16, 19, 29, 30। ये सिर्फ इंडियंस को है, फॉरेनर्स को नहीं है। आर्टिकल 15 में आता है, ये इक्वालिटी से, राइट टू इक्वालिटी के हैं आर्टिकल 15, 16। आर्टिकल 19 आता है राइट टू फ्रीडम। और आर्टिकल 29 और 30 आता है राइट टू माइनॉरिटीज। ये सिर्फ इंडियन सिटीजन्स को है, फॉरेनर्स को नहीं है। ठीक है। ठीक है। यही बस, आर्टिकल 15, 16, 19, 29, 30, बस इनको याद करना है। इसके बाद ठीक। हमारे पास तो ऑनरशिप के राइट है, हमारी अपनी ज़मीन है, हमारा अपना घर है, लेकिन फॉरेनर्स को नहीं होते। फॉरेनर्स वोट नहीं डाल सकते। और साथ में जिस तरह से हम लोग, अगर आप चाहो तो आप एमपी बन सकते हो, आप चाहो तो थोड़े टाइम में प्रेसिडेंट भी बन सकते हो। ठीक है। आप चाहो तो एमएलए तो बन सकते हैं, लेकिन ये लोग नहीं बन सकते। हम्म। इन लोगों के पास ये राइट नहीं है। तो क्वेश्चन किस तरह से बन सकता है, यहाँ पे क्वेश्चन बनता है कि क्या फॉरेनर, स्टेटमेंट बनती है कि क्या फॉरेनर जो है वो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया बन सकता है। नहीं बन सकता। क्या वो कोई फॉरेनर जो फ्रेंडली कंट्री से है, जिसके साथ हमारे बहुत अच्छे रिलेशंस हैं, क्या वो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया बन सकता है। नहीं। क्योंकि फॉरेनर बनेगा ही नहीं। हम्म। अब पहले कंसेप्ट आता है कि आर्टिकल 5 से 11 ये है क्या। आर्टिकल 5 से 11 ये कहा गया है कि इसमें जो है वो ये बताया गया है कि भारत का सिटीजन कौन है टिल 26 जनवरी 1950 तक। तो 1950 तक हमारी सिटीजनशिप में जितना भी कुछ हुआ, जिसको भी हमारी सिटीजनशिप दी, वो इन आर्टिकल्स के थ्रू दी। आर्टिकल 5 से लेकर 11 के बीच में, जिसमें सबसे पहला आता है कि आर्टिकल 5 क्या कहता है कि सिटीजनशिप एट द कमेंसमेंट ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, कि जब हमारा संविधान लागू किया गया, कमेंस किया गया, तो उस टाइम पे हमने कहा कि कौन कौन भारत के नागरिक होंगे। पहला कहा हमने कि जो भारत में पैदा हुए होंगे। दूसरा, हमने कहा कि उनके पेरेंट्स भारत में पैदा हुए होंगे। थर्ड, हमने कहा कि ऑर्डिनरी रेजिडेंट ऑफ इंडिया फॉर 5 ईयर इमीडिएटली बिफोर द कमेंसमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, कि वो लोग जो भारत में 1950 से पहले 5 साल रेगुलरली रह रहे थे।
ये क्या होंगे? भारतीय होंगे। आर्टिकल 5 हुआ क्लियर? हम्म। देन आर्टिकल 6, अब जब पार्टीशन हुआ तो लोग पाकिस्तान गए, पाकिस्तान से लोग भारत आए। अब आर्टिकल 6 कहता है कि पर्सन माइग्रेटेड टू इंडिया फ्रॉम पाकिस्तान। उस केस में हमने कहा कि तभी अगर उनके पेरेंट्स जो हैं, पेरेंट्स या ग्रैंड पेरेंट्स जो है वो अनडिवाइडेड इंडिया में पैदा हुए होंगे। कोई बंदा पाकिस्तान से भारत आया, उसको भारत की नागरिकता आर्टिकल 6 के अंडर तभी मिलेगी अगर उसके पेरेंट्स क्या हैं? इंडियन है, या उसके पेरेंट्स जो है वो अनडिवाइडेड यानी कि ब्रिटिश टाइम से ही भारतीय भारतीय हैं, और साथ में क्या है कि उनके या तो उनके पेरेंट्स या ग्रैंड पेरेंट्स। अब इसको और अच्छे तरीके से समझते हैं। फॉर एग्जाम्पल कि ईरान का कोई बंदा पाकिस्तान में रह रहा था, तो वो सिटीजन कहाँ का हुआ? ईरान का। ईरान का। लेकिन जब पार्टीशन हुआ तो उसने क्या किया? ईरान से शिफ्ट, पाकिस्तान से शिफ्ट कर लिया कहाँ को? भारत में। तो क्या उसको भारत की नागरिकता मिलेगी? नहीं मिलेगी। क्यों? क्योंकि ना तो उसके पेरेंट इंडियन है, ना तो उसके ग्रैंड पेरेंट इंडियन थे। अनडिवाइडेड इंडिया में। क्लियर? यस सर। अब यहाँ आती है दो कंडीशंस। पहली जो कंडीशन आती है यहाँ पे वो आती है कि माइग्रेटेड बिफोर 19 जुलाई 1948। कि अगर कोई पर्सनैलिटी भारत आता है पाकिस्तान से लेकिन 19 जुलाई 1948 से पहले, तो हम उसको ऑर्डिनरी सिटीजन कहेंगे, ऑर्डिनरी रेजिडेंट ऑफ इंडिया कहेंगे। तब हम कह रहे हैं कि पेरेंट्स और ग्रैंड पेरेंट्स जो है वो इंक्लूड हो रहे हैं। लेकिन अगर कोई माइग्रेट करता है 19 जुलाई 1948 के बाद और 50 के बीच में, 1950 के बीच में, तो हम उसको कहेंगे रजिस्टर्ड सिटीजन ऑफ इंडिया। लेकिन कुछ टाइम बाद जो है वो रजिस्ट्रेशन पीरियड खत्म होने के बाद उसको जो है वो ऑर्डिनरी सिटीजन कह देंगे। दोनों क्लियर हुए? ठीक है। देन उसके बाद आता है आर्टिकल 7। अब वो लोग जो भारत से पाकिस्तान चले गए थे आफ्टर 1 मार्च 1947, बट वापिस भारत में आना चाह गए। ये लोग क्या गए थे? भारत से पाकिस्तान चले गए थे, लेकिन दोबारा पाकिस्तान से भारत में आ गए। उन्होंने बोला कि हमें पाकिस्तान में नहीं, हमें भारत में ही रहना है। तो उस केस में इन्हें क्या करेंगे कि सबसे पहले जो है वो 6 महीने लगातार भारत में रहना पड़ेगा, ताकि कहीं ये दोबारा से ना जिद करने लगे कि हमें पाकिस्तान भेजो। फिर उसको उसके बाद इंडियन सिटीजन बनाएंगे। ओके? ये सर अभी भी होता है? अब नहीं होता, ये सिर्फ 1950 तक अप्लाई हो रहा था। ओके। आर्टिकल 5 से लेकर 11 सिर्फ 1950 तक ही अप्लाई हो रहे हैं। अच्छा। देन उसके बाद ठीक है। आर्टिकल 8। आर्टिकल 8 कहता है कि ऐसे नागरिक, भारत के ऐसे लोग जो कहाँ रह रहे हैं? भारत से बाहर रह रहे हैं, बट लेकिन उनके पेरेंट्स और ग्रैंड पेरेंट्स अनडिवाइडेड इंडिया में पैदा हुए थे। आप जैसे मान लीजिए फॉर एग्जांपल मैं हूँ, ठीक है? सर एनआरआई? नहीं, एनआरआई नहीं, तभी तो बोल रहा हूँ। एनआरआई नहीं नहीं। मतलब बाहर रह रहे हैं सुनो, और समझिए। पेरेंट्स यहाँ रहते हैं। ऐसा नहीं है। उस केस में ऐसा अप्लाई नहीं होता था ना, क्योंकि वहां पे तो कॉलोनीज थी, ब्रिटेन की क्यों? कॉलोनीज थी ना। तो ब्रिटेन की कॉलोनीज जहां भी थी वहां पे इंडियन थे। एनआरआई तो अब अप्लाई होगा ना प्रिंसिपल, अब के नहीं टाइम में। अभी मेरा मतलब वर्ड मैंने ये एनआरआई यूज किया ना, लेकिन वैसे जो लोग बाहर इंडिया के रह रहे हो पर उनके पेरेंट्स इंडिया में रह रहे हो। चलो कंसिडर करते हैं इसको, बट अभी बता देखते हैं, आपको भी ठीक। क्लियर हो जाएगा। देखो यहाँ पे क्या हुआ कि सिटीजन मतलब ये कहा कि आज़ादी से पहले वो लोग बाहर रह रहे थे, बाहर रह रहे हैं, लेकिन उनके पेरेंट्स जो है वो भारत से हैं, भारत में हैं, या भारत से हैं। ओके। उस केस में आपको आर्टिकल 8 अप्लाई होगा। जैसे फॉर एग्जांपल मान लीजिए राज बिहारी बोस, ये भारत में, भारत से बाहर ही रहे हैं, हाँ जी। ठीक है? लेकिन इनके पेरेंट्स तो इंडियन थे ना, तो इनको हाँ इंडियन जी। सिटीजन ही कहा गया है। हाँ जी। हाँ जी। ठीक ठीक है? है, समझ आर्टिकल गई मैं। 9। आर्टिकल 9 बोलता है कि पर्सन वॉलेंट्री अक्वायर सिटीजन ऑफ अ फॉरेन स्टेट। फॉर एग्जाम्पल कि अगर मैं बाहर रह रहा हूँ, ठीक है, और मैंने क्या किया, मैंने बोला कि मुझे जो है, मैं फॉर एग्जाम्पल मैं कनाडा में रह रहा हूँ, और मैंने कहा कि मैं कनाडा की ही सिटीजनशिप ले ले रहा हूँ,
वहीं के, तो फिर यहाँ की मेरी चली गई। हाँ जी। देन उसके बाद आर्टिकल 10 कहता है कि कंटिन्यूशन ऑफ द राइट्स ऑफ द सिटीजनशिप, कि अगर एक बार कोई भारत का नागरिक बन गया तो उसके राइट्स फिर रेगुलर चलते रहेंगे, वो कंटिन्यूसली रहेगा, ऐसा नहीं होगा कि हटा देंगे, जब तक वो कोई गलती नहीं करेगा तब तक नहीं हटेगा। आर्टिकल 11 कहता है कि अगर ये कंसेप्ट है सिटीजनशिप का, तो इसमें पार्लियामेंट के पास ये पावर है, पार्लियामेंट हैज़ अ राइट टू रेगुलेट द सिटीजनशिप बाय मेकिंग लॉ, कानून बनाकर। अब ये कानून बनाकर क्यों कहा गया? फ्यूचर के लिए। 1950 तक तो हो गया आर्टिकल 5 से लेकर 10 के बीच में, लेकिन आर्टिकल 11 के थ्रू दे दी पावर, और इस पावर में कह दिया कि आपके किसके पास है पावर, है पार्लियामेंट के पास, अब आगे सब कुछ वो दिखेगी। तो फिर इस केस में पार्लियामेंट ने अमेंड किया सिटीजनशिप एक्ट 1955। पार्लियामेंट ने बनाया कानून आर्टिकल 11 की पावर को यूज करके कि भारत में नागरिकता किस तरह से होगी। तो उन्होंने कहा कि बाय बर्थ होगी, जो बाय बर्थ यहाँ पर रह रहे हैं। बाय बर्थ के केस में हम अप्लाई कर रहे हैं प्रिंसिपल को, एक तो आपका जो है वो प्लेस ऑफ बर्थ होगा, और दूसरा ब्लड का। प्लेस ऑफ बर्थ यानी कि सॉइल, कि इस धरती पर मैं पैदा हुआ हूँ। बाय डिसेंट मतलब मैं यहीं पर रह रहा हूँ। बाय इनकॉर्पोरेशन ऑफ द टेरिटरी, कि हमने क्या किया, हमने कैप्चर कर लिया किसी टेरिटरी को। फॉर एग्जांपल हमने कैप्चर किया था गोवा को, तो जब हमने गोवा को अपने कंट्रोल में कर दिया तो कहा कि गोवा के जो नागरिक हैं वो भारतीय नागरिक हुए। बाय रजिस्ट्रेशन और बाय नेचुरलाइजेशन, सारी लड़ाई इसकी है प्रेजेंट टाइम में। अभी जो हमारा हुआ था ना, अभी सुना होगा आपने कि पाकिस्तान, अफगानिस्तान और बांग्लादेश से जो नागरिक आएंगे भारत में, सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट हुआ था हाँ जी। 2019 का, वो सारा यहीं का ही प्रिंसिपल है। तो सबसे पहले समझते हैं कि बाय बर्थ। अब यहाँ आते हैं ईयर्स। क्वेश्चन यहाँ से बनता नहीं है पेपर में, लेकिन ये समझना बहुत जरूरी है कि बाय बर्थ कैसे। तो यहाँ पर सबसे पहले कंसेप्ट आता है बर्थ के केस में ब्लड का और सॉइल का, दो तरह से कनेक्शन समझेंगे इसमें कैसा होता है कि 26 जनवरी 1950 से लेकर 1987 तक, 1 जुलाई 1987 तक कोई भी जो है वो पर्सन है वो भारतीय नागरिक बनेगा। ये मैटर नहीं करता उसके पेरेंट्स इंडियन है या फिर नहीं है, वो भारत में पैदा भी हो सकता है। तो इस केस में क्या हुआ यहाँ पे कि बांग्लादेश से लोग आ गए, और बांग्लादेश से लोग आए, उस टाइम वो भारतीय नहीं थे, लेकिन उनके बच्चे जो यहाँ पैदा हुए वो भारतीय बन गए। तो उन्होंने यहाँ पर जो है वो बहुत ज़्यादा जो है वो पॉपुलेशन बढ़ाने के लिए जो है वो यहाँ भारत में आके शादियाँ करनी ईजी होता था, क्योंकि बांग्लादेश में कानून नहीं थे। फॉर एग्जाम्पल बांग्लादेश से कोई भागकर कपल आ गया, उन्होंने भारत में शादी कर ली, तो उनको ये था कि हमें तो सिटीजनशिप नहीं मिलेगी, लेकिन यहाँ पर इस प्रिंसिपल के अंडर ये जो यहाँ पर ईयर का गैप आ रहा है, इसमें उनके बच्चों को भारत की सिटीजनशिप मिल जाएगी, क्योंकि यहाँ कहा गया है कि नो मैटर पेरेंट्स इंडियन और नॉट। समझ आ गया? आ गया। फिर 1971 में भारत की पॉपुलेशन हो गई एक्सप्लोजन। फिर सरकार को लगा कि यार ये तो गलत है भाई, फिर उन्होंने बोला कि फादर इंडियन होना चाहिए। 1987 से लेकर 2004 के बीच में अगर कोई भी आता है तो उस केस में यहां पर क्या होना चाहिए, फादर इंडियन होना चाहिए। मींस मैरिज अलाइंस। तो लड़की कहाँ की, बांग्लादेश की, लड़का कहाँ का, कोलकाता का, शादी कर ली। फिर जो बच्चे हुए उनको कौन सी मिल गई सिटीजनशिप, इंडियन मिल गई। इंडियन। अगेन पॉपुलेशन एक्सप्लोजन। पहले लव मैरिज हो रही थी, अब अरेंज मैरिज हो रही है। समझ आ गया? आ गया। थोड़ा सा मतलब याद रहेगा हमेशा, क्योंकि हाँ ये हाँ ऐसे सर, याद नहीं ये। रहेंगे। फिर हाँ उसके बाद जी। फिर पॉपुलेशन एक्सप्लोजन हो गया। फिर 2004 में ये कहा कि भाई अब पेरेंट्स इंडियन ही चाहिए, तभी मिलेगी नागरिकता, ठीक है। अदरवाइज नहीं। और यहाँ पर एक प्रिंसिपल अप्लाई होता है, पेरेंट्स इंडियन होंगे, लेकिन अब सपोज दैट कि मुझे हो गया प्यार और मेरी हो गई शादी एक ऐसी लड़की के साथ जो है कहाँ की, स्विट्जरलैंड की। ठीक है, ठीक है। अब मैंने जो शादी करी वो पूरी लीगली करी। अब क्या उस केस में सिटीजनशिप मिलेगी या नहीं मिलेगी? मैं तो भारतीय हूँ, लेकिन
अगर देखेंगे इस वाले प्रिंसिपल को, तो दोनों पेरेंट्स जो है वो क्या, दोनों जो होने चाहिए वो क्या होने चाहिए, इंडियन होने चाहिए। इसको देखेंगे तो दोनों इंडियन होने चाहिए, लेकिन वो तो नहीं है। हम्म। तो उस केस में क्या होगा? एस जे शंकर जी का केस है, उनकी वाइफ आई थिंक शायद जापान से है। हाँ जी सर। तो क्या उनको सिटीजनशिप मिलेगी उनके पेरेंट बच्चों को? यहाँ पे मिलेगी, अगर वो इलीगल माइग्रेंट नहीं है। अगर वो लीगली भारत में आ रहे हैं तो मिलेगी। तो लीगल मैरिज हुई है तो इसीलिए अलाउड है। अलाउड है। देन उसके बाद यहाँ पर आता है सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट 2019, जिसमें ये कहा कि हिंदू, सिख, क्रिश्चियन, बुद्धिस्ट, जैन, पारसी, ये 3 नेशंस, अफगानिस्तान, पाकिस्तान और बांग्लादेश, अगर इनसे भारत में आते हैं 31 दिसंबर 2014, तो उनको जो है वो इलीगल माइग्रेंट नहीं डिक्लेयर किया जाएगा। और ऐसा इसलिए किया गया क्योंकि यहाँ पर ये लोग माइनॉरिटीज़ में थे और इनके ऊपर बहुत ज़्यादा जो है एट्रोसिटीज़ हो रही है। और भारत का ये रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि अगर कहीं पर इस तरह की एट्रोसिटीज़ हो रही है तो भारत जो है वो उन लोगों को वेलकम करता है अपने पास। यहाँ पर ये वाला प्रिंसिपल अप्लाई हो गया। देन उसके बाद आता है डिसेंट। बर्थ आउटसाइड इंडिया, बर्थ आउटसाइड इंडिया की यहाँ पे बात हो रही है। पहला प्रिंसिपल इन्होंने कहा कि नेचुरल और नेचुरल बॉर्न सिटीजन को भी प्रिंसिपल यहाँ पे अप्लाई किया कि अगर कोई भारत के बाहर पैदा हुआ लेकिन नागरिक कौन है, वो भारत, मतलब पेरेंट्स कौन है, इंडियन है। अब फादर इंडियन, बर्थ आउटसाइड। फॉर एग्जाम्पल कि ये तो कोई, अभी भी होता है सर। हाँ, ये अभी भी अप्लाई होता है कि अगर कोई भारतीय, अगर कोई भारतीय है लेकिन उसकी वाइफ का यहाँ पर नहीं बोला, उन्होंने बोला कि फादर इंडियन होना चाहिए, चाहे बर्थ बाहर हो रहा है। फॉर एग्जांपल मैं जॉब करने के लिए बाहर चला जाता हूँ और मेरे बच्चे जो है वो बाहर ही पैदा होते हैं, जैसे ऐसा होता है मैक्सिमम केसेस में, ऐसा होता है कि इंडियंस बाहर जा रहे हैं फिर वहीं पर जो है वो सेटल हो जा रहे हैं। हम्म। अब उसके बाद क्या होता है यहाँ पे, तो पहले केस में कहा कि फादर फादर जो है वो इंडियन, इन्होंने दूसरे केस में कहा कि मदर फादर बोथ इंडियन होने चाहिए। तो पहले केस में थोड़ी सी ढील दी थी कि इंडियन, मतलब हो सकता है कि पीआर लेने के लिए मैं वहाँ पे शादी कर लूँ, लेकिन अभी इन्होंने कहा कि नहीं, आपको मदर फादर दोनों इंडियन चाहिए। बट इन्होंने डिस्क्रिमिनेशन मदर वाला हटा दिया वुमन से ले। फिर उसके बाद 2004, मतलब 3 दिसंबर 2004 तक इन्होंने कहा कि नो अदर सिटीजनशिप और पासपोर्ट ऑफ चाइल्ड तभी मिलेगी। फॉर एग्जाम्पल है कि अगर बच्चे बाहर, ठीक है, बाहर वाली कंट्री में सेटल रहते हैं, वहीं पर तो वो वहाँ पे हो जाएंगे। लेकिन अगर वो उस स्टेट की, उस कंट्री की सिटीजनशिप ले लेते हैं तो फिर उनको भारतीय नहीं मिलेगी। और इसमें 18 साल तक का टाइम भी दिया जाता है। नहीं सर, अब जैसे यूएस वगैरह में होते हैं तो उनको वहां की सिटीजनशिप टेम्परेरी मिलती है हाँ, लेकिन 18 साल तक का टाइम दिया जाता है ना। कि एक ले लो, हाँ, कोई भी। 18 साल ठीक। के बाद वो अपने अपना अपना डिसीजन खुद ले सकते हैं भारत में। तो फिर वो उनकी इच्छा है कि वो यहाँ यहाँ की सिटीजनशिप लेना चाहते हैं, वहीं रहना चाहते हैं, क्योंकि उनके पेरेंट्स इंडियन है ना। ठीक है। फिर आता है इनकॉर्पोरेशन ऑफ द टेरिटरी, कि हमने क्या किया, किसी टेरिटरी को अक्वायर किया। अब यहाँ पर जो है वो क्या होता है कि व्हेन अ न्यू टेरिटरी एक्वायर्ड बाय द इंडिया, द इंडिविजुअल ऑफ द एरिया हैड ऑप्शन टू बिकम अ सिटीजन ऑफ इंडिया। तो उनके पास ऑप्शन होता है। और गोवा के केस में, सिक्किम के केस में ऐसा हुआ है, हैदराबाद के केस में ऐसा हुआ है, पौंडीचेरी के केस में ऐसा हुआ है कि वो भारतीय नागरिक हैं। ऐसे तो ना कहेंगे कि वो गोवा के नागरिक हैं, स्टिल वो कह सकते हैं कि पुर्तगालियों के वंशज हैं, बट लेकिन फिर भी नहीं। ठीक है। बाय रजिस्ट्रेशन, सारी कहानी सिटीजनशिप की इसकी है। अब सिटी बाय रजिस्ट्रेशन में दो कंसेप्ट आते हैं। पहला आता है पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन, जिनको पीआईओ कहते हैं, और ओवरसीज सिटीजन ऑफ इंडिया। अब यहाँ पे सबसे पहले तो याद रखना कि ये पाकिस्तान, नेपाल, भूटान, बांग्लादेश पर अप्लाई नहीं होता। ये ओवरसी पर्सन वाला, ये जो आपका पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन है, ये वहाँ अप्लाई नहीं होता, क्योंकि अगर ऐसा अप्लाई होगा तो बांग्लादेश में तो सारे ही हैं, पाकिस्तान में भी सारे ही हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं लिंक तो करते ही हैं। उनकी जो बर्थ रूट्स हैं वो कहीं ना कहीं अनडिवाइडेड इंडिया से लिंक होती है। तो पर्सन ऑफ द इंडियन ओरिजिन में क्या हुआ कि रूट्स ऑफ द बर्थ लिंक टू इंडिया, आइदर बाय बर्थ और बाय पेरेंट्स। तो इनको जो है वो हम कार्ड होल्डर्स कहते हैं, 6 टाइम्स मतलब ये होता है। और वीज़ा होल्डर कभी भी भारत में आ जा सकते हैं, लेकिन इनके पास वोटिंग राइट नहीं होता। उसके बाद आता है ओसीआई।
ओवरसीज सिटीजन ऑफ इंडिया, इसमें 16 कंट्रीज। अब देखो ओवरसीज सिटीजनशिप का मतलब क्या हुआ, ये ओसीआई क्यों दी हमने? आपको क्या लगता है कि हमने कहा कि भारत के वो नागरिक जो भारत से बाहर रह रहे हैं, परमानेंटली बाहर रह रहे हैं, लेकिन फिर भी वो क्या है, भारत के ओवरसीज सिटीजन्स है, ऐसा क्यों कहा? देखो यहाँ पे इसको और अच्छे तरीके से समझते हैं तो वो ये कि हमने यहाँ पर बात की 16 कंट्रीज़ की, और वो कंट्रीज़ जो रिच और डेवलप्ड है, यानी कि भारत के वो लोग जो सेटल्ड है कहाँ पे, 16 रिच कंट्रीज़ में। जैसे फॉर एग्जांपल एक यूके, यूएसए, जापान, सॉरी सर जर्मनी। अपना ही इंडिया का ही फेम है। इंडिया का फ़ायदा है ना, एक तो हाँ वो रिच जी। है, ठीक है, दूसरा कहीं ना कहीं हाँ, उनको ये जो अभी रिसेंट हुआ है वो अजय बांगा वाला केस, हाँ, वर्ल्ड बैंक के वो बने ना वो। है तो वो इंडियन ओवरसीज सिटीजन है। राइट। तो एक तो हमारा नाम हो रहा है, हम ऋषि सोनी को देख लो, प्राइम हाँ प्राइम जी। मिनिस्टर ऑफ ब्रिटेन, भाई भारतीय मूल के हैं। वो तो ले, अब बेचारा चला गया। लेकिन वो तो चले गए ना, ठीक है, सेम एज इट इज अजय बांगा जी। हाँ जी। अब ऐसा क्यों, भारत ने क्यों इनको अपने साथ जोड़ के रखा है? क्योंकि ये अमीर है भाई, वो आएगी ना इन्वेस्टमेंट, कहीं ना कहीं इनको अपने दिल में है कि हम भारतीय हैं, ठीक है। तो इसलिए इनको ओवरसी कहा। लेकिन इनको वोटिंग राइट नहीं है, अजय बांगा जी जितने मर्जी अमीर है, वोट डालने का अधिकार नहीं है उनको। नहीं नहीं सर, हाँ हमें ही ठीक है है ना। ये बात भी। सर पर्सन्स ऑफ इंडियन ओरिजिन, मतलब एक बारी और ये बता दो कि देखो, मतलब जो बाहर रह रहे हैं, लेकिन उनके पेरेंट्स इंडियन है, बाय या वही तो वो सेम बाय जो बर्थ, हाँ, ऊपर था। बस पेरेंट्स ठीक। इंडियन है। ठीक है। वो किसी भी जो कंट्री है उसकी सिटीजनशिप को टेम्परेरी कार्ड होल्डर वाला मिल जाता है ना, जैसे हाँ वो जी ले हाँ सकते जी। हैं, लेकिन वो इंडियन ही रहेंगे। ठीक है। और अब ये दोनों को मर्ज कर दिया गया है। अच्छा। फिर आता है बाय रजिस्ट्रेशन, कि कोई भारत का नागरिक बन सकता है बाय रजिस्ट्रेशन। अब यहाँ पर ये फॉरेनर्स के लिए स्कोप है कि अगर कोई भारत में रह रहा है तो वो भारत का सिटीजन बन सकता है। कैसे बन सकता है? अगर वो भारत में 7 साल के लिए है, 7 साल में भी ये कहा गया है कि 6 साल वो भारत में इस तरह से रह रहा है कि वो भारत से आ रहा जा रहा है। फॉर एग्जाम्पल कोई पर्सन है यूएसए से, और उसको लगता है कि वो भारत से बहुत प्यार करता है और इसलिए वो भारत में आता जाता रहता है, उसका अपना यहाँ पे एक फ्लैट है। फ्लैट तो क्योंकि आजकल खरीदे जा सकते हैं, तो या उसने कोई किराए पर रेंट ही रूम ही लिया है, तो वो भारत में 6 साल के लिए आता जाता है। और उसके बाद उसको 1 साल रेगुलर रहना पड़ेगा, यानी कि जो उसका 7th ईयर होगा उसमें उसको भारत में रेगुलर रहना पड़ेगा, तब भारत से ही जाएगा। सर एक फॉरेनर प्राइवेट प्रॉपर्टी थोड़ी ले सकता है। रूम रेंट पे तो ले सकता है। हाँ नहीं, रूम तो अब ले अगर कोई सकता है। फॉरेनर भारत में आ रहा है तो उसको भाई रहने के लिए कहीं तो जगह चाहिए ना। हाँ वो तो चलो ऐसे रह सकता है ना रेंट पे, हाँ, मेरा मतलब कि ओन थोड़ी कर सकता है कुछ भी जब अभी तक। कुछ नहीं कर सकता हूँ, लेकिन हम्म। देखो रजिस्ट्रेशन को भी समझना कंसेप्ट यहाँ पे। अगर वो 7 साल तक भारत में रहता है और उस केस में भी 1 साल वो रेगुलर रहता है, तो वो भारत की सिटीजनशिप के लिए अप्लाई कर सकता है। बट लेकिन केस यहाँ पर अप्लाई होगा रजिस्ट्रेशन का, कि वो रजिस्टर्ड सिटीजन बनेगा भारत का। अच्छा। अब वो लीगली बना, बाय रजिस्ट्रेशन बना, क्या वो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया बन सकता है? नहीं। सोचना इस बात को। नहीं बनेगा सर। हाँ, सोचना, ठीक है। अच्छा। हाँ, ठीक है। नहीं ये, नहीं तो रजिस्टर्ड सिटीजन तो बाद में तो बन ही सकता है वो, परमानेंट मतलब रेगुलर सिटीजन। इसको सोचना, काम दिया मैंने आपको ये, थोड़ा रिसर्च वर्क करना है इसके ऊपर, क्योंकि पता क्या है, देखो पढ़ तो याद तो सब कर लेंगे, पढ़ सब लेंगे, लेकिन मेन फैक्टर क्या होता है? मेन फैक्टर होता है कि जब इंटरेस्ट बनना शुरू होता है। तो ये ठीक है। आपको काम दिया मैंने, और आपको मुझे बताना है कि वो बन सकता है या नहीं बन सकता है, और शाम तक ठीक है। बताना है। ठीक है। देन उसके बाद नेक्स्ट आता है, यहाँ पर याद रखना, बाय रजिस्ट्रेशन में हम 7 साल कह रहे हैं। फिर हाँ उसके जी। बाद आता है बाय नेचुरलाइजेशन। अब नेचुरलाइजेशन का मतलब हो गया 12 साल, कि अगर कोई पर्सन भारत में आ रहा है और वो नेचुरली भारत में 12 साल रह रहा है, तो वो भारत की सिटीजनशिप के लिए अप्लाई कर सकता है बाय मीन्स ऑफ नेचुरलाइजेशन। अब इस केस में क्या होगा कि उसे 11 साल भारत में रहना पड़ेगा, पहला पॉइंट, कि वो 11 साल में कभी भी अपनी कंट्री आ जा सकता है। और लेकिन लास्ट साल जो होगा उसका 12th ईयर, वो रेगुलर होना चाहिए, सिर्फ भारत में ही हो, कहीं भारत से बाहर नहीं जाए। अब हुआ क्या कि जो कंसेप्ट आया सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट का, वो यहाँ पर इसलिए आया कि
इन्होंने कहा कि जो ये हिंदू, क्रिश्चियन, सिख, पारसी, ज्यूइश, ठीक है, और जैन, ये और साथ में बुद्धिज्म, ये जैनिज्म, जो जैन आते हैं, ये क्या है जैन, इन केस में कहा, इस केस में कहा सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट ने कि ये जो 12 साल है इसको हमने 6 साल कर दिया। किन कंट्रीज के लिए? पाकिस्तान, अफगानिस्तान, बांग्लादेश, इन स्पेशल के लिए। सिर्फ सिर्फ ये बात जो है वो मुद्दा था, इंपॉर्टेंट इशू बना कि ऐसा क्यों किया गया, सबके लिए क्यों नहीं कर दिया? फिर सबके लिए 6 साल कर दो, आपने इन स्पेशल के लिए 6 साल क्यों किया? और एक पॉइंट ये था। दूसरा, इन्होंने कहा कि अगर भारत एक धर्मनिरपेक्ष राज्य है तो उन्होंने मुस्लिम्स को एक्सक्लूड क्यों कर दिया? एक पर पॉइंट। सर हाँ तो मतलब उन्हीं का मतलब कंट्रीज से ना, एनिमी कंट्रीज। नो एनिमी कंट्रीज। हाँ ये भी नो है मतलब। एनिमी कंट्री नहीं। जस्ट रीजन ये है कि दे आर नॉन सेकुलर नेशंस ना। पाकिस्तान जो है वो क्या है? एक पाकिस्तान एक प्रो मुस्लिम नॉट। स्टेट है, यस। ठीक है। अफगानिस्तान से, बांग्लादेश से। अब वहां पे माइनॉरिटीज के साथ एट्रोसिटीज हो रही है, मेजोरिटी के साथ नहीं। मेजोरिटी में तो मुस्लिम्स है। अगर मेजोरिटीज में हो भी रही है तो देयर इंटरनल इशू, नॉट आर। हमें तो हम्म। माइनॉरिटी की तरफ ध्यान देना है ना, हमें उसको बचाना है जो वल्नरेबल है। देन उसके बाद आता है कंसेप्ट लॉस ऑफ सिटीजनशिप, कि भारत की नागरिकता किस तरह से जाएगी। 3 तरीके हैं। पहला है कि वॉलेंटरी गिव अप कर देना। मैंने कहा कि यार मैं 10 साल से जो, सॉरी, मैंने कहा कि मैं जो हूँ अपनी सिटीजनशिप वॉलेंटरी छोड़ रहा हूँ। अब ये डिपेंड करता है अथॉरिटीज़ के ऊपर कि एक्सेप्ट करना है नहीं करना। फॉर एग्जाम्पल प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया कहते हैं कि मुझे भारत का सिटीजन रहना ही नहीं है, तो अब ये अथॉरिटी के ऊपर डिपेंड करता है, क्योंकि वो ऑफिस बहुत इंपॉर्टेंट है। सेकंड आता है बाय टर्मिनेशन। टर्मिनेशन का मतलब क्या हो गया कि मैं क्या करता हूँ, किसी फॉरेन सिटीजनशिप, फॉरेन कंट्री की सिटीजनशिप मेरे पास आ जाती है, तो उस केस में मेरी यहाँ की सिटीजनशिप चली जाएगी। मेरे को बोलेंगे कि आपको भारतीय रहना है या वहाँ के रहना है, मैं बोलूँगा कि मुझे यहीं का रहना है, तो मेरी नहीं जाएगी। लेकिन अगर कोई कहता है कि उसे वहाँ का रहना है तो उसकी चली जाएगी, क्योंकि हमारे यहाँ पे डुअल सिटीजनशिप का कंसेप्ट नहीं है। सेंटर और स्टेट दोनों में भारतीय नागरिक ही होंगे। अब मुझे बताओ ऐसी स्टेट जहाँ पर स्टेट में भी जो है वो नागरिकता है और सेंटर में भी है। वहाँ पे ये कहते हैं कि हम जो है वो इस कंट्री के भी हैं और हम इस स्टेट के भी नागरिक हैं। बहुत बड़ी कंट्री है वो, बहुत डेवलप्ड कंट्री है। सर एक बार ये पॉइंट फिर से बोल दो प्लीज प्लीज। कौन सा? ये टर्मिनेशन वाला। अब देखो टर्मिनेशन का सिंपल क्या हुआ कंसेप्ट, कि हम यहाँ पर ये कह रहे हैं कि आपकी जो सिटीजनशिप है वो टर्मिनेट हो जाएगी। क्यों? अगर आपने किसी फॉरेन कंट्री की जो है वो सिटीजनशिप ले ली, क्योंकि आप एक टाइम में, भारत के संविधान में ये कहा गया है कि आप जो हो डुअल सिटीजनशिप नहीं रख सकते। हम्म। तो मेरे पास ऑप्शन आएगा, अगर फॉर एग्जांपल मैं ऐसा करता हूँ तो मैं बोलूँगा कि मैं भारतीय नागरिक ही रहूँगा। लेकिन अगर किसी और के पास आता है तो वो ये कह सकता है कि ठीक है, मुझे जो है वो फॉरेन टाइम, मुझे उस मेरे उस कंट्री में इंटरेस्ट है, मैं वहाँ पर जॉब करता हूँ, तो इसलिए मुझे वहाँ की सिटीजनशिप चाहिए, भारत की मैं छोड़ रहा हूँ। फिर वो बन जाएगा पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन। राइट। ठीक है। ठीक है, फिर वो बन गया। और अगर वो रिच बन गया तो फिर तो वो पर्सन ही नहीं होगा। फिर सरकार बोलेगी कि सर भूलो मत, आप भारत भारत से थे। ठीक है। और ये सब करना कोई पनिशमेंट नहीं है। अगर टर्मिनेट हो रही है तो ये पनिशमेंट नहीं है, वो अपनी मर्जी से कर रहा है। ठीक है। ठीक है। अब मेरा दूसरा क्वेश्चन था यहाँ पे कि भारत में जो है वो कंसेप्ट है सिंगल सिटीजनशिप का, जो यूनिटरी फीचर है। करेक्ट। अब दूसरा कंसेप्ट आता है यहाँ पे कि ऐसी कौन सी नेशन है जहाँ पर डबल सिटीजनशिप है। ओके। हाँ, वो बताओ कौन सी है, क्योंकि हमने डिस्कस किया है इसको। हमने डिस्कस किए हैं। यूएसए। यूएसए में अमेरिका के सिटीजनशिप भी है, और वहाँ जो जिस टेरिटरी में, जिस स्टेट में हाँ रह रहे हैं राइट राइट उसके भी ठीक है, है ठीक क्योंकि है। वो तो एग्रीमेंट के थ्रू गए हैं ना। हाँ जी हाँ जी हाँ जी। हाँ। गॉट इट। हाँ तो जब उनका अपना है सब कुछ वहां पे हर स्टेट हर का। स्टेट का सब कुछ अपना है। यस यस। उनके लिए संविधान है, वो भी उनका, उन जो संविधान की जो प्रोविजन है वो भी अलग से है। मतलब है तो एक में ही है लेकिन अलग से है। क्लियर? ठीक है।
तो भारत में ऐसी बहुत कंट्रीज होंगी जहाँ पे डुअल हाँ सिटीजनशिप बहुत होगी। सारी है, सबके नाम बताना ठीक है, ढूंढ के नहीं सर, रखना। ठीक है, एक एग्जाम्पल बहुत है लिखने के तो लिए। भारत में डुअल पॉलिटी है, सेंटर स्टेट, सेंटर है और स्टेट है, लेकिन हमारे यहाँ पर सिटीजनशिप क्या है, सिंगल सिटीजनशिप है। हम्म। इसके बाद नेक्स्ट आता है बाय डिप्रिवेशन। डिप्रिवेशन, अब इस केस में क्या होता है यहाँ पे कि फॉर एग्जांपल मैं धोखा करता हूँ, मैं फ्रॉड करता हूँ, मैं अपने संविधान से डिसलॉयलिटी करता हूँ, तो उस केस में मेरी सिटीजनशिप पार्लियामेंट बाय एन एक्ट ऑफ पनिशमेंट जो है वो बाय एन एक्ट ऑफ पनिशमेंट यहाँ पर अप्लाई हो रही है, मुझे हटा सकती है। जैसा फॉर एग्जांपल पहले होता नहीं था ऐसा कि यार इसने धोखा किया है, इसको जो है वो बाहर निकाल दो। ठीक जैसा है। वो कंसेप्ट आपने सुना ही होगा, हमारी जो सोसाइटी का बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट था ये कि यार ये जो है वो बिरादरी बाहर कर दो उसको, ये इसने गलत किया। जैसा फॉर एग्जांपल कास्टिज्म के कंसेप्ट में होता था पहले हम्म। कि अगर इसने अदर कास्ट में शादी कर ली तो भाई ये जो है वो बिरादरी बाहर हो गया। तो सिमिलर ऐसा हो गया कि अगर कुछ डिसलॉयलिटी कर दी, कोई फ्रॉड कर दिया, तो उस केस में जो है वो हमारी जो यहाँ की जो नागरिकता है वो चली जाएगी उसके पास से। एक कंडीशन ये होगी। दूसरा दूसरी कंडीशन ये होगी कि भाई 7 साल से लापता है कहाँ? अच्छा। भारत में तो है ही नहीं। तो भारत ने बोला भाई देखो ये है नहीं यहाँ पे, कहीं किसी को कंट्री में तो नहीं चला गया। ठीक है। किसी कंट्री, क्योंकि देखो क्या है कि पॉपुलेशन अपडेट्स करने होते हैं। आप फॉर एग्जाम्पल एक एक बंदा जाए तो सरकार को कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन अगर 1 लाख बंदा गायब है, पता ही नहीं कहाँ है, तो सरकार को तो फर्क पड़ेगा, क्योंकि पॉपुलेशन भाई गिनती करनी है, कम ज़्यादा हुए हमें उसी तरह से डिस्ट्रीब्यूट करना है फंड को, हम्म। पैसा उसी अकॉर्डिंग देना है, तो ढूंढो कहाँ है। तो लोगों ने कहा कि जी नहीं मिले, सरकार ने कहा नहीं मिले सर, हटा दो सिटीजनशिप। हम्म। फिर वो फंड एलोकेशन दूसरे तरीके से होगी। ये हो गया। अब ये सब में याद रखना कि जुडिशियल रिव्यू का कंसेप्ट है। अगर पार्लियामेंट कुछ करता है और हमें लगता है कि इट अफेक्ट आर फंडामेंटल राइट या लगता है, तो हम सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट में चैलेंज कर सकते हैं। दैट मीन्स कि यहाँ से जुडिशियल रिव्यू है। ठीक है। तो ये था हमारा पूरा का पूरा कंसेप्ट रिगार्डिंग द सिटीजनशिप। आई होप ये क्लियर हुआ होगा। हाँ जी सर।